चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। और देखिए जो प्रश्न है अभी हाल ही में जो पूछे गए हैं आपके प्रश्न अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के, यहाँ पर कवर करेंगे। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए पहला नंबर आपसे पूछा गया है, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5 पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का देखिए जवाब देना है, जवाब आ चुका है। यहां पर देखिए आपका लिखा हुआ है कौन सा आर्टिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है राहतकारी अनुच्छेद जो है सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5 पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा सी नंबर। ये अभी हाल ही में पूछा गया था प्रश्न, है ना, सब रिसेंटली एग्जाम के प्रश्न पूछे हुए हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। अगला प्रश्न बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर आपसे पूछा गया, जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है। इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है, यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ राधे कृष्णा, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड का जवाब होगा विस्तारवादी राजकोषीय नीति होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए लिखा हुआ किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है। अगर हमें औसत आय की गणना करना है तो कैसे करेंगे, यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर यहां पर क्या होगा। तो देखिए यहां पर औसत आय का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, यानी राष्ट्रीय आय कितनी है और बटे कुल जनसंख्या, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका औसत आय निकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहां पर पहला लिखा हुआ है, देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से अगर विभाजित कर देंगे तो आपका ये जो औसत आय है निकल आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान है, उद्यम एक व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। ये सब देखिए 2021 के एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रय और विक्रय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका सही होगा। क्रय विक्रय उद्यम का एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति जो है किस वर्ष तैयार किया था। यहां पर देखिए जवाब आपका हो जाएगा सन 2009 में तैयार किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगर आपका बी नंबर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए यहां पर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा। हाँ अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार है जो आपका एसडीआर है आपका, ये आपका कितने यहाँ पर टोटल आपका है 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका यहाँ पर सही होगा 5। 5 देशों की मुद्राएं शामिल है, कौन कौन सी, एक अमेरिकी डॉलर, एक यूरो है, एक रनबी है, एक येन है, एक पाउंड है, टोटल 5 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, है ना, मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस होता है, उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए। किसकी अध्यक्षता में सुझाव दिया गया था। आपको 7 नंबर का आंसर देना है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हाँ एमएस स्वामीनाथन, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। देखिए अब ऐसे प्रश्न देखिए बन रहे हैं, अभी रिसेंटली एग्जाम के हैं, आप देख सकते हैं। तो अब इस तरीके से प्रश्नों के बाद देख लेंगे तो एग्जाम में कभी दोबारा आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। यहां पर देखिए पूछा गया बैंकिंग के संबंध में सीटीएस, यानी सीटीएस का देखिए आपको फुल फॉर्म बताना क्या होगा। सीटीएस का देखिए यहां पर फुल फॉर्म बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो इसका मतलब होता है चेक, हाँ चेक तो होता ही है, तो चेक वाला कहाँ लिखा है, चेक ट्रांकेशन सिस्टम, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, चेक ट्रांकेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। ये सीटीएस का फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछा गया है अभी हाल ही में। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना केलकर जो समिति है 2015 किससे संबंधित है। केलकर जो समिति है आपकी 2015 किससे संबंधित है। 9 नंबर का देखिए जवाब देना है। यहां पे राइट आंसर क्या होगा।
देखिए जीएसटी की जो केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर ही पारित किया गया था, याद रखिएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया गया था। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका सी होगा। और संरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया, भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन यहां पर इस स्थान है, विभाग का एक हिस्सा है ना। यहां पर देखिए 10 नंबर का जवाब देना है। तो भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला जो बजट प्रभाग है, बजट प्रभाग जो है वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामले विभाग का एक हिस्सा है, याद रखिएगा आर्थिक मामले। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी नंबर आपको लगाना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं। इस तंत्र में शामिल होते हैं, यहां पे आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए विजातीय जो शब्द है उन प्रजातियों के लिए प्रयोग होता है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवास नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल है, यहां पर विजातीय लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया, एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशक द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। एफपीआई का देखिए कुल मिला के आपको एफपीआई का फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर में जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा फॉरेन पोर्ट फोलिया और इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं, है ना। यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो उसे कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। यहां पे राइट आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल यहां पर देखिए राइट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। हाँ यहाँ पे आपका आंसर होगा, पहला ही विकल्प आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा यहां पर कब पारित किया गया था। देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम जो है संसद द्वारा कब पारित किया गया था, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। ये पारित किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर जवाब देना है। तो उसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में क्या शामिल होता है। देखिए यहां पर आपको बताना, नॉमिनल जो जीडीपी है एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का एक आकलन है जिसमें इसकी गणना में क्या शामिल होता है। तो इसमें शामिल होता है वर्तमान मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। देखिए एक साल में उत्पादित जो सेवाओं और वस्तुओं की कीमत की गणना जो है बाजार के मूल्य तथा वर्तमान कीमत पर ही करते हैं और बाद में निकली इस गणना में जो जीडीपी निकल कर आती है उसे ही नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। नॉमिनल जो जीडीपी के आंकड़े होते हैं ज्यादा विश्वसनीय नहीं माने जाते क्योंकि नॉमिनल जो जीडीपी होती है कभी भी अर्थव्यवस्था के सही आंकड़ों को प्रदर्शित करती ही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय जो बजट है ये वर्ष में प्रस्तुत किया गया, कब किया गया। यहाँ पर देखिए 17 नंबर का जवाब देना है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया यहाँ पे आपकी, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है 2021 में। हाँ बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर का देखिए सभी का आंसर ए आना चाहिए। जो डिजिटल केंद्रीय जो बजट पेश किया गया था, है ना, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो ये आपका 2021 में ही तो किया गया था कोरोना के बाद। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य इनमें से कौन सा था। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका पंजाब था। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यहाँ पर 19 नंबर का क्या होगा, तो इसे हम कहते हैं स्टैश और बर्न कहते हैं। स्टैश और बर्न, बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे लग रहे होंगे जो आपको न्यू बिल्कुल दिख रहे होंगे, हो सकता है फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो, कुछ बहुत सारे प्रश्न आपको मिल रहे होंगे। लेकिन ये सब प्रश्न हवा में नहीं है, ये प्रश्न आए हैं, पेपर में आए हुए हैं। तो जो प्रश्न हम आपको कवर कर रहे हैं अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं,
तो हो सकता है अगर एग्जाम में कभी इस टाइप से प्रश्न अगर बनेंगे तो आपके भी गलत नहीं होंगे, एक बार पढ़ लेंगे दोबारा फिर गलत होने के चांस कम रहेंगे। किसी देश की जीडीपी उस देश में रिक्त स्थान है, माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप क्या है ना। यहां पर देखिए आपको बताना है किसी देश की जीडीपी उस देश में प्रत्येक 3 वर्षों में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य के मानक की माप कहलाती है। तो 3 वर्ष लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। वस्तुओं और सेवाओं के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान, ये क्या है, कम आवश्यक होगा आपका। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना GVA, इसका देखिए फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कई सारे फुल फॉर्म इसके एग्जाम में बन जाते हैं। GVA का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, ग्रास वैल्यू एडेड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल किया गया है। तो अगर हम जीएसटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, उत्पाद शुल्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया जीएसटी, सभी को पता होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको टिस्को कहते हैं, टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो टिस्को की जो स्थापना है आपकी 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में हुई थी। जमशेदपुर में हुई थी, याद रखिएगा 1907 में आपकी हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उससे हम क्या कहते हैं, यहां पर देखिए आपको बताना है। ऑप्शन देखिए पहला लिखा हुआ है सांविधिक चलनिधि अनुपात, है ना। सांविधिक चलनिधि अनुपात जो होता है नेट टाइम और डिमांड लायबिलिटीज का एक ही रेशियो होता है, और इसके अंतर्गत क्या करते हैं, सोना, नगद, जो भी सरकारी होती चीजें हैं, प्रतिभूतियां हो गई आरबीआई द्वारा, है ना, इस तरीके के बॉन्ड बनाए रखने के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका सही है, सांविधिक चलनिधि रेशियो। देखिए मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सांविधिक जो चलनिधि रेशियो है इसका परसेंटेज बढ़ाकर देश में मुद्रास्फीति को कंट्रोल में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से गलत है ना। यहाँ पर देखिए गलत वाला आपको बताना है, इनमें से गलत कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपको 26 नंबर में बताना गलत कौन सा है। देखिए पहला तो राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लिखा हुआ है, मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज की दर से संबंधित है, ये भी सही लिखा हुआ है। राजकोषीय नीति में कर नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश रणनीति या और ऋण या अधिशेष प्रबंधन शामिल है। अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है, जबकि सरकार जो है मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला गलत है आपका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निर्गत मूल्य क्या है। यहाँ पर देखिए 27 नंबर का जवाब देना है, निर्गत मूल्य क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 27 का आंसर क्या होगा, निर्गत मूल्य क्या है। तो निर्गत मूल्य वो बाजार मूल्य से क्या होता है, कम होता है। बाजार मूल्य से क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक फर्म में किया गया कार्य, घर का निर्माण, ये सब होगा, लेकिन गृहिणी कार्य थोड़ा शामिल करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी, आपको बताना है। 29 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, जनरल इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है आपकी भारतीय जीवन बीमा निगम जो आपका है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको आप हिंदी में कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। ये भारत के घरेलू पुनर्बीमा बाजार की एकमात्र कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा 1972। अगला प्रश्न बताइए, कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है के बजट में घोषित किया गया था। यानी कृषि उड़ान योजना जो है ये किसके कौन से बजट में घोषित किया गया था, आपको बताना है। तो ये किया गया था 2020 के बजट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही होगा। जी यहाँ पर बताना, जीडीपी अपस्फीति कारक को मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है बताइए, कौन से मूल्य को कहा जाता है। 31 नंबर का यहाँ पर होगा अंतर्निहित। जीडीपी अपस्फीति कारक को अंतर्निहित मूल्य अपस्फीति कारक भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना, जीडीपी का प्रमुख उपयोग यहाँ पर बताना क्या है।
अगर हम जीडीपी के उपयोग की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए जीडीपी का मुख्य उद्देश्य होता है। जीडीपी क्या होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को अगर भारत में अगर हम बात करेंगे तो इसको पेश किया गया था 1950 और 51। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका, यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए बजट से एक दिन पहले ही पेश किया गया था, याद रखिएगा, 1950-51 में किया गया था। अगला प्रश्न बताइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की अगर हम बात करेंगे तो उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सामान या सेवाओं को खरीदता है, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हाँ, खरीदारी करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताना निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। अब देखिए यहाँ पर खरीफ की फसल पूछा गया है, तो खरीफ की फसल आपकी कौन कौन सी? धान भी होता है, मक्का भी है, ज्वार भी है, बाजरा भी है, मूंग भी है, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास, ये सब आपकी खरीफ की फसलें ही है। लेकिन जो यहाँ पर आपका मूंगफली लिखा हुआ है, मूंगफली तो आपका होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा, 35 नंबर का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उदय कुमार द्वारा निर्मित रुपए का जो चिन्ह है 2010 में अपनाया था, याद रखिएगा, 2010 में, है ना। जो रुपए का जो सिंबल आप ऐसे देखते हैं कि नहीं देखते, इस तरीके से ये जो सिंबल है 2010 में अपनाया गया था। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अमूल रिक्तस्थान से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। 37 नंबर का यहाँ पर जवाब गुजरात होगा, है ना। गुजरात तो ये पता ही होगा सभी को। अगला प्रश्न बताइए। भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध जो है अधिनियम ये लागू किया गया था, सन 2019 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। सेबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सेबी का मुख्यालय बहुत बार पेपर में पूछा गया है। सेबी का मुख्यालय, सेबी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? सेबी का होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं, याद रखिएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहिए या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहिए, बात एक ही है। और इसका जो है मुंबई में है, मुंबई यहाँ पे आंसर आपका होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी मुंबई आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली संबंधित है? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मिश्रित कहते हैं, मिश्रित, है ना। जब वैकल्पिक पंक्तियों के रूप में फसल की जाती है ना तो उसको अंतर फसल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका मिश्रित होगा। ऑप्शन नंबर पहला होगा। जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या होता है? आप देखिए जीएसटी पूछ लिया गया, इससे आसान प्रश्न की आप उम्मीद क्या कर सकते हैं, है ना। बहुत आसान प्रश्न है जीएसटी वाला, किसी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। इसकी जो पता है सभी को, 101वां कौन संविधान संशोधन के तहत आया था? 101वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 101वां संशोधन था। और 2017 में पूरे देश में लागू हो जाता है, 1 जुलाई 2017 को। अब इसका फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए सभी को। कह रहे हैं डी नंबर हो, गुड्स एंड सेल टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस। क्या बात है, मतलब ऐसी गलती करोगे, हमें भी गलत करा रहे हो, है ना। 41 का बताइए। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, सेल टैक्स थोड़ा होता है, सर्विस टैक्स होता है। हम आपके चक्कर में लगा कि हमें भी डी, है ना। तो इसलिए आसान प्रश्नों को गलत मत करिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? ये तो देखो, अर्थव्यवस्था का अगर प्राथमिक क्षेत्र पूछेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र आप कहेंगे कृषि क्षेत्र होता है। द्वितीय क्षेत्र बोलेंगे तो आप कहेंगे उद्योग वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह जो है। और तृतीय क्षेत्र में आपका आता है सेवा क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर तो आपका आंसर सिंपल सी बात है, सी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्री में नोबेल पुरस्कार 1998 में किसे दिया गया था? तो आप तो कहेंगे ये तो पता ही होगा सभी को, है ना, ये गलत नहीं होना चाहिए। और उम्मीद है सभी का आंसर सही आएगा। हम देख रहे हैं कमेंट 43 का, जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे जवाब क्या होगा। 43 43 43, देखिए तो आंसर किसका आ रहा है। और जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पर क्या होगा। 1998 में किसे मिला था? और यहाँ पर 43 का जवाब तो अभी नहीं आया है, चलो हम ही जवाब दे देते हैं। ये मिला था आपका अमर्त्य सेन को, है ना। पहला ही विकल्प आपका सही होगा, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? 44 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो केरल में अगर हम बात करेंगे फसल की कटाई पर, तो ये आपका ओणम 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 ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? क्रेडिट कार्ड लेन देन, ये तो आपको डिजिटल दिख ही रहा है ना। बोला गया डिजिटल लेन देन कौन सा नहीं है? पेटीएम, एटीएम आप लोग जानते ही होंगे, एटीएम सब है, लेकिन नगद लेन देन थोड़ा होगा। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, नगद पैसे लोगे तो डिजिटल में थोड़ा काउंट होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अब देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न आपके आसान मिल रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा टफ थे आपके। यहाँ पर देखिए पूछा गया रिक्त स्थान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करता है। 46 नंबर, तो 46 नंबर का जवाब यहाँ पे आपको हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। ग्रामीण है तो ग्रामीण से संबंधित होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक का संचालन करता है? कौन सा भुगतान जो है बैंक का संचालन करता है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डाक विभाग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। इसकी शुरुआत जो है आपकी भारतीय डाक भुगतान बैंक जो है इसकी शुरुआत की गई 2018 में की गई थी, याद रखिएगा 2018 में। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1995 में किया गया था, याद रखिएगा। और इसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा, बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो देखिए सही वाला बोला गया, कौन सही नहीं है? तो अगर हम बात करेंगे, हाँ यहाँ पर देखिए 100 दिन का तो रोजगार था, बिल्कुल बात सही है। हाँ ये अधिनियम 2005 में ही बन गया था, लेकिन लागू हो गया था 2006 में ही। हालांकि 2009 में इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर 2009 में थोड़ा शुरू किया गया था, शुरू 2006 में किया गया था, बाद में नाम बदला गया, वो अलग बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला आपका होगा, बिल्कुल सही है। 49 नंबर का बी बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है? अगर हम कहेंगे बैंकिंग क्षेत्र में बताइए इनमें से कौन सा नहीं होता है, तो आप कहेंगे शून्यकाल। शून्यकाल तो आप संसद में सुने होंगे, है ना। जब संसद में 12 बजे से प्रारंभ और 1 बजे के बीच जो समाप्त होता है वही तो शून्यकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शून्यकाल होगा। अगला प्रश्न बताइए। बैंक खाता या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चालू जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चालू जमा खाते। चलिए खाता हमने देखा होगा चालू बैंक, और कौन से कई सारे खाता होते हैं चालू जमा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चालू खाता, बचत खाता। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक, देखो प्राथमिक क्षेत्र फिर से प्रश्न आ गया, रिपीट हो रहा है। हाँ ना भी हमने बताया था प्राथमिक वाला आपका होता है कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। नीली क्रांति किससे संबंधित? अपन नीली क्रांति देखो पूछा गया, नीली क्रांति सभी को पता है, ये कल के सेशन में भी प्रश्न आया था, मत्स्य उत्पादन होगा। रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है ना, ये भी देखो करवाया था, अक्टूबर नवंबर में होती है, याद रखिएगा। रबी की जो फसल है अक्टूबर नवंबर में होती है, याद रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बीजा की अधिक उपज, ये बीज खेती सब है, लेकिन जो ये लिखा है गांव के लड़कों के सुधार को, गांव के लड़के को थोड़ा सुधार, ये कहाँ से आ गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही होगा, ऑप्शन नंबर आपको दिख ही रहा होगा, लॉजिकल प्रश्न था। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री द्वारा 1 मई 2016 को मजदूर दिवस पर किस योजना की शुरुआत की गई? देखिए 1 मई को तो मजदूर दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है विश्व मजदूर दिवस होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पर किस योजना की शुरुआत की गई थी? 56 नंबर का। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जनधन योजना, तो आपको सभी को पता ही होगा जनधन योजना। इसकी शुरुआत आपकी 28 अगस्त 2018 को हुई थी, प्रधानमंत्री धन योजना, जनधन योजना। अब प्रधानमंत्री जीवन जीवन ज्योति बीमा योजना आपकी 2015 में हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपकी 2016 में, 1 मई 2016। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपकी 2015 में, 9 मई 2015। तो कहने का मतलब आंसर आपके यहाँ पर बी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। भारत में कृषि क्षेत्र में, यहां पर देखिए बताना है, भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसको किस रूप में जाना जाता है? उसको हम जानते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर होगा, याद रखिएगा। भारत में ठीक है ना, ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है भारत में कृषि क्षेत्र में,
बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को, नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है, आवश्यकता ज्यादा, वहां पर क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष वर्ष की स्थापना जो है कब की गई थी? केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष, 58 नंबर जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 1998 में किया गया था, बिल्कुल सही है। हाँ, इस गठन का यही उद्देश्य था कि देश में खेलकूद को बढ़ावा दिया जाए, है ना। अगला प्रश्न बताइए, भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग जो है किस वर्ष में स्थापित किया गया था? अभी योजना आयोग को तो देखिए काम ही खत्म हो गया है ना। हालांकि 1950 में स्थापित हुआ था, 15 मार्च 1950 को, लेकिन जैसे ही 2015 आया, 13 अगस्त 2015 का इसका काम खत्म कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग आपका आ जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर आपका सही होगा। जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे